तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली गाइस, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आपका फिजिक्स है, भौतिकी, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। और ये एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट। 2026 में जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये मोस्ट वीवीआई है। ये मोस्ट वीवीआई आप कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये क्लास 10th का है और ये प्रकाश का परावर्तन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है प्रकाश किसका रूप है। तो पहला ऑप्शन है धारा का, बी है ऊर्जा का, सी शक्ति का, या इनमें से कोई। अब बताइए इसका जो है आंसर क्या होगा। तो प्रकाश किसका रूप है। तो देखिए, प्रकाश आप जानते हैं कि जब ठंडी का मौसम रहता है तो आप जाते हैं सूर्य के प्रकाश की रोशनी, धूप लेने के लिए जाते हैं। जब आपके शरीर पर धूप लगता है तो आपको ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा। आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ये ऊर्जा का रूप है। तो ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश गमन करता है। बताइए, प्रकाश गमन करता है वक्र रेखा में, सीधी रेखा में, गोलीय रेखा में। ये आपका जो लिखा हुआ है ये गोलीय है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। ये गोलीय है, गोला नहीं है। हाँ, ये गोली नहीं है, गोलीय है। तो लिखा गया है, यो छूट गया है। तो देखिए ये गोलीय है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश गमन करता है वक्र रेखा में, सीधी रेखा में, गोलीय रेखा में। तो प्रकाश जो है कभी इस तरह से गमन नहीं करता है दोस्तों, इस तरह से कभी गमन नहीं करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा क्या चलता है? सीधी रेखा में चलता है। और ये गोलीय तो होता ही नहीं है। तो प्रकाश हमेशा गमन करता है सीधी, तो राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में। तो देखिए निर्वात मतलब दोस्तों होता है कि जहां वायु नहीं होता है उस एरिया को कहा जाता है निर्वात। उस क्षेत्र को कहा जाता है निर्वात जहां वायु नहीं होता है। और हवा तो भाई वायु है, तो यह एक प्रकार का माध्यम होता है। जल, जल में माध्यम होता है, उसमें प्रकाश की चाल कम होता है। शीशा में कम होता है, हवा में भी थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में जो होता है ना, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों सबसे ज्यादा देखिए कितना होता है। देखिए निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो निर्वात में ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है दोस्तों। देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल अभी हम बोले, प्रकाश की चाल जो निर्वात में होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन दिख रहा है बी में दिख रहा है। ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में, एक सेकेंड का बात करेंगे तो एक सेकेंड में प्रकाश कितना चलेगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलेगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड चलेगा एक सेकेंड में। तो सोच लो, आप एक डेग रखोगे, एक कदम रखोगे, वह प्रकाश की चाल कितना चल जाएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चल जाएगा। 3 लाख किलोमीटर करने का मतलब हो गया। तो देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि जिस वस्तु को अपना प्रकाश होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखो कि जिस वस्तु को अपना प्रकाश होता है ना, तो जिस वस्तु को अपना प्रकाश होता है, जिस वस्तु को अपना प्रकाश होता है, जैसे कि ये सूरज है, सूरज को क्या है भाई, ये सूरज को अपना प्रकाश है। सूरज को क्या है? सूरज को अपना प्रकाश होता है। तो देखो
जिसको अपना प्रकाश होता है उसे हम कहते हैं प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि जिस वस्तु को अपना प्रकाश नहीं होता है तो क्या कहलाता है? तो देखिए जिस वस्तु को अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम कहते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि हम बना देते हैं एक टेबल। जैसे कि देखिए दोस्तों, यह एक टेबल है। यह क्या है? एक टेबल है। बताइए टेबल को क्या, ये टेबल हम बना दिए, क्या ये टेबल जो है, क्या टेबल को अपना प्रकाश होता है? ये टेबल को अपना प्रकाश नहीं होता है, तो यह ओदीप्त पदार्थ होता है। तो जिसे अपना प्रकाश नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं ओदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ओदीप्त पदार्थ हो जाएगा जिसे अपना प्रकाश नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है क्या कहलाता है? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों कि जब एक बिंदु से प्रकाश की किरण, ये बिंदु ले लिए, ठीक है, अब जब एक बिंदु से प्रकाश की किरण यहां से अब निकलेगा, एक बिंदु से जब निकलता है प्रकाश की किरण तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, देखिए एक बिंदु से, देखिए ये बिंदु है आपका, ये क्या है आपका? बिंदु है। और ये बिंदु से प्रकाश की किरण देखिए चारों ओर निकल रहा है, एरो का सिंबल इधर है, मतलब उधर प्रकाश जा रहा है। देखिए चारों पट्टी फैल रहा है कि नहीं? तो जब एक बिंदु से फैलती चली जाती है तो उसे हम जो कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज हो जाएगा दोस्तों? अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर जमा होता है। वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न बिंदुओं से आकर के एक बिंदु पर जाना, जैसे कि ये बिंदु ले लिए, अब आकर के सभी किरण जमा होगा एक बिंदु पर। देखिए एक बिंदु पर आकर के क्या होगा? जमा। सभी जगह से एक बिंदु पर आकर के क्या होगा? जमा होगा। जब इस तरह से जमा होगा एक बिंदु पर आकर के तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। उसे कहते हैं अभिसारी। ऑप्शन देखिए क्या है? ए में दिया है समांतर, बी अपसारी और सी अभिसारी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होता है, जो एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर, एक दूसरे के समांतर। ये पहला किरण ले लिए, ये दूसरा किरण है, ये तीसरा किरण आपका हो गया। इस तरह से किरण ले लिए, देखिए सब एक दूसरे के समांतर है, सब एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो इसे हम कहते हैं, जब सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाए तो उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? तो ध्यान से देखो मेरे दोस्त, हम समझा रहे हैं। देखिए ये है आपका सतह, अब ये आपतित किरण आया और ये परावर्तित किरण चला गया, ठीक है, ये चला गया और यहाँ अभिलंब डाला जाता है। तो ये आपतित किरण के तरफ ये आपतन कोण होते हैं जिसे हम आई लिखते हैं, और परावर्तित किरण के तरफ ये वाला परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण के तरफ होता है परावर्तन कोण जिसे हम आर से लिखते हैं। और ये दोनों जो होता है ना दोस्तों, आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण किसके बराबर होगा? ये आपतन कोण है, आपतन कोण किसके बराबर होगा? ये परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिया है अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण। तो आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा? मतलब आई बराबर आर, तो इसे कहते हैं परावर्तन कोण, इसे कहते हैं आपतन कोण। तो इसे कहते हैं, देखिए ये वाला जो आपका हो जाएगा ये इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण मतलब बी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण होगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो बताइए परावर्तन कोण क्या होगा? और अभी हम बताएं कि जितना आई होगा उतना ही क्या होगा? आर होगा। यदि आई 60 है तो आर भी कितना होगा? 60, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण 60 दिया है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 60 ही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है
अभी हम समझाएं, देखिए उसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और एग्जाम में ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ये प्रकाश के देखिए परावर्तन हो रहा है, प्रकाश देखिए आया और ये परावर्तित होकर के इधर चला गया, इधर से आया और परावर्तित होकर के इधर चला गया, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हो जाएगा यहाँ कोण आई और कोण आर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर उभरा होता है वह दर्पण होगा। तो देखिए भैया कि जिसका परावर्तक सतह उभरा, उभरा का मतलब होता है मतलब बाहर, बाहर निकलने का मतलब कि उठा हुआ, तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, तो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है ना रसगुल्ला है, एकदम रसगुल्ला, इसको एकदम दिमाग में रखो बैठा करके, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास में। तो देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, जस्ट अभी हम जिसका उठा हुआ है तो उसे उत्तल, अब जिसका धंसा हुआ है जैसे कि देखिए ये हम दर्पण ले लिए, अब इसका परावर्तक सतह देखिए क्या है, ये धंसा हुआ है अंदर की ओर, क्या है ये धंसा हुआ है अंदर, क्या है ये धंसा हुआ है, तो अब जिसका धंसा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं अवतल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो देखिए किस दर्पण का उपयोग करेंगे जो कि वस्तु का जो है ना प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनेगा। तो ध्यान से देखिए आप ये उत्तल लेंस हम ले लिए, अब ये उत्तल दर्पण है, अब ये प्रधान अक्ष डाल दिए, अब इसमें होता है फोकस होता है और ये सेंटर होता है, सेंटर डाल दिए। अब हम प्रकाश की किरण को गुजारते वस्तु को रख दिए यहाँ, अब प्रकाश की किरण आएगा, एक तो जाएगा, आप जानते हैं कि जब प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष है और ये ध्रुव है, फोकस है और ये क्या है सेंटर, जब हम प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो फोकस से होके जाता है और एक किरण सेंटर से होके गुजरता है इस तरह से। अब देखिए दोस्तों किसका जो प्रतिबिंब है जहां कटता है वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब, ये वाला आपका क्या हो जाएगा प्रतिबिंब। वस्तु देखिए इतना बड़ा है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है, तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। अब ये प्रधान अक्ष आपका, ये वाला लाइन जो है ये प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष के ऊपर जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम कहते हैं सीधा। तो देखिए छोटा बन रहा है और सीधा, और क्वेश्चन भी दिया है कि सीधा और क्या दिया है आपका, छोटा दिया है, सीधा और क्या दिया है, छोटा दिया है। तो देखिए ध्यान से कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, तो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए जाएंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ेंगे नहीं, एकदम समझाते हुए निकलेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट मतलब, हाँ सॉरी, मोटर गाड़ी के साइड मिरर दिया है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर मतलब पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये आपको जो मोटर गाड़ी होता है ना पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में जैसे कि आप देखेंगे मोटरसाइकिल में इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है दोस्तों, इस तरह से रहता है, हाँ इस तरह से रहता है मोटर गाड़ी में। ये पीछे देखने के लिए क्या जाता है, पीछे हम देखते हैं कि कौन सा गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो पीछे देखने के लिए जो हम यूज करते हैं आपका रहता है ये उत्तल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और यहाँ जो रहता है आगे जो कि हम किसी के आंख पर फॉक्सिन मारते हैं, कड़ा लाइट मारते हैं, इसको कहते हैं हेड लाइट, यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा डॉक्टर जो रोगी का नाक कान आदि जो देखने में किया जाता है, जैसे कि हम ले लेते हैं ये कान है आपका, तो ये डॉक्टर जो है ना ये कान के अंदर जो देखेगा तो आंख में वो लगाता है
दर्पण लगाता है और वह दर्पण का यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। दोस्तों कौन सा दर्पण रहता है? अवतल। तो चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा दोस्तों। देख हाँ, यदि आप सब जवाब दे रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि कितना सही हुआ या नहीं हुआ, कितना गलत हुआ। टोटल 50 क्वेश्चन होगा दोस्तों, और यही 50 में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा, इनसे बाहर नहीं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो क्लास 10th में। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भाई दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कितना हल्का क्वेश्चन है। देखिए ये जो है ना दाढ़ी, सब कुछ ये दाढ़ी है, ठीक है, इंसान का ये क्या है? ये दाढ़ी है। और ये दाढ़ी बनाने में हम कौन सा दर्पण, दर्पण का मतलब होता है आईना, आईना, हाँ, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसको जो मोड़ते हैं, मतलब इसको जो खत्म करते हैं बाल को, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण होता है दोस्तों। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मुझे पता है कि आपको 100% समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट, अब आ गया मोटर गाड़ी का हेडलाइट। अभी हम बताएं कि हेडलाइट मतलब जो आंखों पर फोक्सिंग मारता है, जो हेडलाइट होता है उसे बैक लाइट भी बोलते हैं, बैक लाइट भी बोला जाता है। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएं कि जैसे ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ये रहता है उत्तल, ये किसका रहता है? उत्तल। लेकिन ये आगे जो रहता है, यहाँ आगे रहता है ना, यहाँ जो कि हम आंख पर, किसी के आंख पर फोक्सिन मारते हैं, तो इसको बोला जाता है अवतल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है अवतल। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं अवतल। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? अवतल। ये यहाँ जो रहता है। तो गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण अभी हम बताएं, जैसे कि ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, और ये आपका सेंटर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब ये वस्तु को हम यहाँ रखे हैं, ठीक है, अब यहाँ से आएगा तो जाता है, जब प्रधान अक्ष के समांतर जाता है, ये प्रधान अक्ष हो जाएगा, प्रधान अक्ष के जब समांतर जाएगा तो ये फोकस से किरण आके गुजरता है, और एक किरण जाएगा सेंटर से। अब देखिए ये बना प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। ध्यान से, जहां कटता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। जहां दो किरण कट जाएगा उसी को बोला जाता है प्रतिबिंब। वस्तु देखिए कितना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब देखिए कितना छोटा बन रहा है। तो छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो सीधा और छोटा है, सीधा और छोटा किस में बनता है? ये उत्तल दर्पण में बनता है। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है। तो सीधा और क्या बनता है? छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा और छोटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में दोस्तों देखिए, अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है। तो अवतल दर्पण दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है ना, वास्तविक जब भी बनता है तो प्रतिबिंब उसका होता है उल्टा। उसका कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो दोस्तों उसका प्रतिबिंब होता है सीधा। काल्पनिक जब भी होगा तो क्या हो जाएगा? सीधा। काल्पनिक जब भी होता है तो क्या होता है? सीधा। काल्पनिक जब बनेगा तो क्या बनेगा? सीधा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कीजिएगा। तो देखिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? भाई देखिए ये उत्तल दर्पण है, समझा देते हैं पहले। देखिए ये उत्तल दर्पण है,
और ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। अब देखिए ये आपका फोकस होता है और ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब यहां से प्रकाश की किरण आएगा तो ये फोकस से होके जाएगा। जितना भी किरण आएगा तो सभी किरण कहां से होके जाएगा, फोकस से। जितना भी किरण आएगा सभी किरण कहां से आके जाएगा, ये फोकस से। जितना भी किरण को गुजारोगे तो सभी किरण आके कहां से जाएगा, ये फोकस से आकर के जाता है। और देखिए कट कहाँ रहा है, ये आपका होता है ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं ध्रुव। ये आपका ध्रुव हो गया और ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ध्रुव के जो लेफ्ट साइड है, इस इधर होता है माइनस, इधर क्या होता है माइनस, और इधर जो होता है प्लस होता है। ध्रुव के जो राइट साइड है इधर क्या होता है प्लस। अब देखिए ये उत्तल दर्पण था, ये कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण। तो वही कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, मतलब प्लस होता है। समझ गए क्वेश्चन। तो देखिए तो धनात्मक ऋणात्मक ए एंड बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। अभी तुरंत हम समझाएं कि अब देखिए फोकस दूरी दिया है ना, तो फोकस दूरी बताइए प्लस होता किसका है, प्लस किसका होता है फोकस दूरी, प्लस किसका होता है फोकस दूरी बताइए। तो उत्तल का होता है, किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। तो देखिए यहाँ उत्तल दर्पण है कि नहीं, तो देखिए अभी तुरंत किरण आरेख खींच के दिखाएं। तो देखिए ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगर यहाँ माइनस रहता है ना, -20, अगर -20 रहता तब अवतल हो जाता, लेकिन +20 भी आए तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों समझो, चीजों को समझो। जैसे कि ये समतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, समतल, और ये जमीन है, ठीक है। और समतल दर्पण के सामने एक वस्तु को खड़ा कर दी। अब इसका प्रतिबिंब आकर के बनेगा दर्पण के पीछे और यहां बनेगा। तो देखिए वस्तु जितना बड़ा, यदि 5 फीट है तो वस्तु 5 फीट ही बनेगा, बड़ा बनेगा। और वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा ही बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए जब इसके ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है तो बताइए इसको वास्तविक बोलेंगे कि काल्पनिक बोलेंगे। और जब प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है तो उसको हमेशा बोलते हैं सीधा ना बन रहा है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। ऊपर बन रहा है तो सीधा बन रहा है, और सीधा को बोलते हैं काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना +1 होता है दोस्तों, +1 दिमाग में रखिएगा कि किसी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, आवर्धन का मतलब होता है बड़ा, आवर्धन का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो +1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। अभी हम बताएं, दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, एंड क्या दिया है, उत्तल दर्पण। ए और बी दोनों दिया है। तो देखो चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है। हम समझाते हैं एक ही टॉपिक को। पहला दिया उत्तल लेंस, देखिए ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा फोकस। जब प्रकाश की किरण जाएगा तो सभी किरण कहां से, फोकस से होकर गुजरेगा। सभी किरण कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो देखिए अगर उत्तल लेंस का फोकस दूरी पूछेगा तो क्या बोलोगे, धनात्मक। क्या बोलोगे, ये धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए अब है उत्तल दर्पण, ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ। अब देखिए ये हो गया फोकस। अब ये किरण आएगा तो सभी किरण कहां से जाएगा, सभी किरण कहां से होके जाएगा बताइए दोस्तों, सभी किरण फोकस से। इसका भी प्लस, तो उत्तल लेंस का भी, ये लेंस का भी प्लस, लेंस का भी क्या होता है, प्लस होता है। और देखिए लेंस का भी प्लस होता है और दर्पण वक्र का भी क्या होता है, प्लस होता है। तो उत्तल लेंस ए है और बी नंबर उत्तल दर्पण है, तो ए एंड बी दोनों। ये क्वेश्चन देखिए समझने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए एंड बी हो जाएगा, मतलब लेंस में भी प्लस होता है और फोकस दूरी, और दर्पण में भी क्या होता है, फोकस दूरी प्लस होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन आपका एक भी नहीं मिस होगा, बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, यारों को शेयर भी करो मेरे भाई। तो देखो, हाँ ऐसे ही वीडियो होने वाला है, अब कंटिन्यू वीडियो होने वाला है, ठीक है। और आपके लिए वीडियो होने वाले हैं जो क्लास 10th में है, ठीक है। तो देखिए चिन्ह परिपाठी में सबसे, हाँ सॉरी, चिन्ह परिपाठी में सभी दूरियां मापी जाती है। चिन्ह परिपाठी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है दोस्तों? जैसे कि हम कोई दर्पण बना लेते हैं, कोई दर्पण बना लेते हैं, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया और ये ध्रुव हो गया। सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है? सभी दूरी जो मापा जाता है दोस्तों, कहाँ से मापा जाता है? ये ध्रुव से मापा जाता है। सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है? ये ध्रुव से सभी दूरियां मापते हैं। सभी दूरियां कहाँ से मापा जाता है? ये ध्रुव से, चाहे इधर का दूरी हो चाहे इधर का दूरी हो, तो सभी दूरी कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब किसका मिलता है? देखिए समतल, ध्यान से देखिए, आपका यह समतल हो गया, ठीक है, ये समतल दर्पण है। अब वस्तु रखें, इसका प्रतिबिंब बनता है इधर, तो ये भी आभासी। आभासी का मतलब सीधा, आभासी का मतलब क्या होता है? सीधा। आभास, आभास, आभासी जब भी बनेगा तो सीधा होगा। तो देखिए इधर बन रहा है, प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो ये सीधा हो जाएगा। अब जैसे उत्तल दर्पण, आप जानते हैं उत्तल दर्पण इसका परावर्तक क्षेत्र क्या होता है? ऊठा। जैसे कि अब वस्तु रखे यहाँ, यहाँ से आएगा, एक आएगा यहाँ से, और एक कहाँ से? सेंटर से होकर गुजरता है। गुजरता है कि नहीं? सेंटर से होकर गुजरेगा मतलब कुछ इस तरह से गुजरता है, तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ। अब होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण भी जो होता है दोस्तों, अवतल दर्पण भी जो होता है, क्या होता है कि अवतल दर्पण भी जो होता है, इसमें भी जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। इसमें भी प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है। जैसे कि ये ध्रुव, ये आपका हो जाएगा फोकस, और ये आपका ध्रुव हो जाएगा, और यहाँ वस्तु को रखेंगे तो एक तो इधर और आपका इधर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। देखो कि आपका अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आवर्धित का मतलब क्या होता है दोस्तों? आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, ध्यान से समझिए। आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। और काल्पनिक जब भी बनता है तो क्या बनता है? सीधा बनता है। तो वस्तु को हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। अभी हम रख के बताते हैं, ठीक है। अभी हम रख के बताते हैं, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और ये आपका क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया, और ये ध्रुव होता है, और ये फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्रुव और फोकस के बीच हम वस्तु को रखते हैं, ये वस्तु को रखते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा किरण देखिए सेंटर से होकर जाता है। अब देखिए इसको डॉटेड लाइन से आगे इसको बढ़ाएंगे। देखिए अब ये प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, ध्यान से देखिए प्रतिबिंब, ये वस्तु रखे है यहाँ और प्रतिबिंब बन रहा है इसका यहाँ। तो देखिए बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ये देखिए कितना छोटा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है। और यही कंडीशन कह रहा है कि ध्रुव, और ये आपका ध्रुव है और ये क्या है? फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच हम क्या रखें? वस्तु को रखें। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये नंबर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है भाई? ये देखिए ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये गोलीय दर्पण के बीचे बीच क्या होता है? इस तरह से होता है। तो देखिए इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों देखिए आपका ये उत्तल दर्पण है, जो कि हमेशा क्या होता है? हमेशा, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा जो बनता है ना वस्तु से क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। हमेशा क्या बनता है? छोटा। ये देखिए प्रतिबिंब बनता है तो छोटा, हमेशा। वस्तु देखिए इतना बड़ा है, प्रतिबिंब देखिए इतना छोटा बनता है। हमेशा उत्तल दर्पण, आपका उत्तल दर्पण सही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि प्रकाश का चाल
या वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल या वेग सबसे कम जो होता है ना, कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में होता है दोस्तों, सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है कांच में, और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, हाँ 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलते हैं। 2 लाख, अगर 2 लाख लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया। 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड लगाएंगे तो कांच में जो होता है ना सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? हाँ, दूर की वस्तु का, हाँ, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो समतल अथवा उत्तल में हमेशा सीधा होता है। समतल अथवा उत्तल में क्या होता है? हमेशा सीधा। देखिए, अवतल में सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। ठीक है, और आपका जो है उत्तल, जो है उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, और समतल दर्पण में भी हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। तो समतल अथवा उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए क्या होता है? इन्फिनिटी, मतलब अनंत होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज होता है। देखिए हम ये कागज ले लिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, हम ये क्या ले लिए? ये कागज ले लिए, और कागज को जो है ना थोड़ा थोड़ा क्या कर देते हैं? इस तरह से फाड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम घसीट देते हैं। जब इस कागज को आप घसीट दीजिएगा, ठीक है, और जब इनसे प्रकाश को गुजारेंगे, प्रकाश की किरण को क्या करेंगे? गुजारेंगे। इसमें प्रकाश की किरण को क्या करेंगे दोस्तों? गुजारने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिए, तो प्रकाश की किरण को क्या करेंगे? गुजारेंगे। ये प्रकाश की किरण को क्या करेंगे? गुजारेंगे। तो इधर जो है बहुत कम प्रकाश निकलेगा, धुंधलापन दिखाई देगा इधर, बहुत कम, परफेक्ट प्रकाश नहीं निकलेगा। हाँ, जिस तरह से इधर से जा रहा है प्रकाश, उस तरह से इधर नहीं, इधर धुंधलापन दिखाई देगा, मतलब बहुत कम प्रकाश निकलेगा, पूरे प्रकाश नहीं निकलेगा, जिसे हम कहते हैं पारभासक। क्या कहते हैं? पारभासक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, सी हो जाएगा, पारभासक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा? देखिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण इसका परावर्तक सतह क्या होता है दोस्तों? धंसा हुआ। तो देखिए हम बनाते हैं, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और ये प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, और ये आपका फोकस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटर। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि हम सेंटर पर क्या रखेंगे? वस्तु को कहाँ रखा जाए? देखिए सेंटर पे वस्तु को रखें, सेंटर पर। अब यहाँ से फोकस से होके जाएगा, ठीक है, फोकस से जाएगा। अब एक तो फोकस से जाएगा। अब देखिए पहला किरण यहाँ से प्रधान से समांतर जाएगा, तो फोकस से इस तरह से गुजरेगा, और एक जाएगा फोकस से ही होके जाएगा। अब जब यहाँ से परावर्तित होगा तो देखिए कटेगा कहाँ? ये देखिए कटता है दोस्तों, यहाँ कुछ इसी जगह कटेगा, इस जगह कटता है। तो देखिए यहाँ इंची से अगर काटोगे तो बढ़िया से कटेगा। तो देखिए प्रधान अक्ष पे ही कटेगा, प्रधान अक्ष पे रखे हैं वस्तु को, और प्रधान अक्ष पर ही क्या हो रहा है? ये कट रहा है। तो प्रधान अक्ष पर वस्तु को रखें, प्रधान अक्ष पर वस्तु को रखें, और प्रधान अक्ष के पर ही वस्तु क्या हो रहा है? कट रहा है, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए, और बराबर जितना बड़ा रखे हैं उतना बड़ा ही बनेगा भी। हाँ, तो सेंटर पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? वस्तु को सेंटर पर रखा जाता है दोस्तों। तो देखिए सेंटर मतलब वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप कहने का मतलब होता है हेडलाइट। क्या होता है? हेडलाइट। ध्यान से देखो, हेडलाइट, हेडलाइट। अग्रदीप कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है? कि हेडलाइट। तो किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो हेडलाइट में आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब की दूरी क्या लिया जाता है? देखिए आपका दर्पण, ध्यान से देखिएगा कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब की दूरी, तो देखिए बिंब की दूरी धनात्मक, नई कार्तीय चिन्ह,
तो ऋणात्मक, तो कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक लिया जाता है, आप जानते हैं। नहीं कार्तीय चिन्ह परिपाठी है तो हमेशा तो धनात्मक नहीं, कभी कभी ऋणात्मक भी हो जाता है, कभी कभी धनात्मक भी हो जाता है, तो कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, परफेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो देखिए फोकस उत्तल उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, ए बराबर होता है आर बराबर आर बाय क्या होता है 2, आर बाय क्या होता है 2, आर मतलब वक्रता त्रिज्या आपको कितना दिया है 32 दिया है, तो लिख दीजिए 32 और बटा 2, ये हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 16। ध्यान से देखिए, अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, आपको पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, क्या होता है धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो ध्यान से देखिए हम क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, ये अवतल दर्पण है और ये प्रधान अक्ष, ये फोकस हो जाएगा और ये आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये फोकस दूरी जो होता है ना दोस्तों, फोकस दूरी क्या कह रहा है कि फोकस दूरी, ध्यान से देखिए ये फोकस दूरी जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या, मतलब यहां से यहां तक, ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो फोकस दूरी जो होता है ना वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या है, आधी है, आधा होता है, क्या होता है आधी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, परफेक्ट, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट किसे कहते हैं दोस्तों, आप जानते हैं सर्च लाइट, स्ट्रीट लाइट जानते हैं ना, मार्केट में होता है स्ट्रीट लाइट, हाँ मार्केट में स्ट्रीट लाइट होता है, तो वो स्ट्रीट, हाँ नहीं सड़कों पर लगा रहता है लाइट, तो वो लाइट में जो होता है कौन सा दर्पण होता है, तो उस लाइट में जो होता है अवतल दर्पण का यूज होता है। कौन सा दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो संबंध होता है दोस्तों एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बाय क्या होता है 2, आर बाय 2 होता है। तो देखिए आर बाय 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, परफेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, आर बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 10 सेमी है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फोकस दूरी कितना है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ना, फोकस दूरी जो होता है अवतल दर्पण का माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, और एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आर बाय 2, क्या होता है आर बाय 2 होता है। तो आर बराबर आपका यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा 2 एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 एफ, और ये 2 गुना एफ का वैल्यू आपका दिया है कितना 10 दिया है, तो ये 10 गुना कितना हो जाएगा 20, और अवतल जो होता है ना अवतल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ये ऋणात्मक होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये -20 हो जाएगा। तो माइनस तो नहीं दिया है, तो 20 से नहीं दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा वस्तु से जो है ना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में तो छोटा बनता है, समतल दर्पण तो वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। लेकिन आपका हो जाएगा ये अवतल दर्पण है जो कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी से क्या होती है, देखिए हम समझाते हैं। अवतल दर्पण है तो देखिए ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, ये क्या हो जाएगा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है और ये क्या है प्रधान अक्ष है, ठीक है। ये फोकस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर। अब क्वेश्चन को समझिए कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक क्या है आपका ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, मतलब क्वेश्चन कहने का अर्थ को समझो, चीजों को समझो। देखिए वक्रता त्रिज्या, ये जो वक्रता त्रिज्या दिया है ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है, इसकी फोकस दूरी की होती है।
तो ये फोकस दूरी, ये आपका फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये फोकस दूरी का दुगुना होता है। अब यहाँ से यहाँ तक ना होगा, तो देखिए ये वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की क्या होता है, मतलब ये फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या होता है, तो ये दुगुना होता है, तो मतलब ये दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा दुगुना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों हम समझाएं, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बोलेगा तो वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, और वास्तविक पूछेगा तो क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये आपका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए नहीं, तो देखिए दोस्तों ये आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर पहला प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के जितना भी था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा हम क्या कर दिए, ये करा दिए, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो देखिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या है, व्हाट्सएप चैनल है, और आप उस व्हाट्सएप चैनल से क्या कीजिएगा, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तो भाई, तो देखिए मेरा नंबर है, देखिए मेरा नंबर है, मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे, आप वहां से ऐड हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप चैनल है मेरा 8210452075। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ठीक है गाइस।